नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी चैनल पर। आज मैं आपको एक लड़की चंपा की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे एक चमकदार सोने की नथनी मिलती है, पर वो ये नहीं जानती कि ये नथनी उसे एक प्यास की ओर ले जाएगी। एक ऐसी प्यास जिससे वो चाहकर भी छूट नहीं पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। चंपा, गांव की वो अल्हड़ लड़की जिसकी हंसी सुनकर चिड़िया भी चहचहा उठती थीं, आज कुछ उदास सी बैठी थी। दादी को गए महीना भर हो गया था और घर अब भी उनके बिना सूना लगता था। दादी की पुरानी हवेली में सब कुछ उनकी याद दिलाता था। धूल जमी अलमारियां, उन पर रखे पुराने डिब्बे और दादी की आवाज, सब कुछ जैसे हवा में घुल मिल गया था। आज मां ने कहा था कि दादी की अलमारी से कुछ पुराने कपड़े निकाल दें जो जरूरतमंदों को दिए जा सकें। चंपा ने भारी मन से अलमारी खोली। अंदर पुराने रेशमी साड़ियों का ढेर लगा था और उनके बीच में एक छोटी सी लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक पर पुरानी जमाने की बारीक नक्काशी थी जो अब घिस चुकी थी। चंपा ने धीरे से संदूक उठाई। वो थोड़ी भारी थी। खोलते ही अंदर से एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आई, जैसे पुरानी चंदन की लकड़ी और सूखे फूलों की मिली जुली महक। संदूक में दादी की कुछ पुरानी चूड़ियां, एक टूटी हुई कंघी और सबसे नीचे एक लाल मखमल का छोटा सा बंडल था। चंपा ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक सोने की नथनी रखी थी। नथनी इतनी चमकदार थी कि जैसे अभी अभी बनी हो। सोने पर महीन काम था और बीच में एक गहरा लाल नग जड़ा था जो किसी खून की बूंद जैसा लगता था। चंपा ने पहले कभी ऐसी नथनी नहीं देखी थी। गांव की औरतें चांदी या पीतल की नथनी पहनती थीं, सोने की तो बहुत कम ही मिलती थी। और ये नथनी, ये तो किसी राजकुमारी की लगती थी। भारी, पर इतनी सुंदर कि नजर हटाई न जाए। उसका मन ललचा गया। उसने एक पल सोचा, दादी पहनती थीं क्या इसे? पर दादी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। एक हल्की सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। फिर भी उसने नथनी उठाई और उसे अपनी नाक में पहन लिया। नथनी का वजन उसकी नाक पर महसूस हुआ और लाल नग उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। एक पल के लिए चंपा को लगा कि नथनी उसके चेहरे पर पूरी तरह फिट बैठ गई है, जैसे वो उसी के लिए बनी हो। एक अजीब सी गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अंदर समा गई हो। शाम हो चुकी थी। मां ने आवाज दी, चंपा, खाना लगा दिया है। चंपा ने जल्दी से नथनी को अपनी ओढ़नी के नीचे छुपाया ताकि मां उसे देख न ले। उसे पता नहीं था क्यों, पर उसे यह नथनी किसी को दिखाने का मन नहीं कर रहा था। रात को जब चंपा अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। नथनी अभी भी उसकी नाक में थी। वो उसे उतारना भूल गई थी, या शायद उतारना ही नहीं चाहती थी। उसकी आंखें बंद होते ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में एक औरत थी, लाल साड़ी में, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें दहक रही थीं। वो हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि चंपा के कानों में गूंजने लगी। फिर वो औरत अचानक गायब हो जाती और उसकी जगह एक घना जंगल आ जाता, जहां से चीखने की आवाजें आ रही थीं। चंपा पसीने से भीग गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले कुछ दिन चंपा के लिए अजीब से थे। उसे खुद में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था जो वो किसी को बता नहीं पाती थी। सुबह देर से उठना, धूप से चिढ़ जाना, और सबसे अजीब था उसका रात में जागते रहना। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकने लगती थीं, जैसे किसी बिल्ली की आंखें हों। गांव के बच्चे जो पहले चंपा के साथ खेलते थे, अब उससे दूर भागने लगे थे। उन्हें चंपा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती थी जो डरावनी थी। चंपा की मां भी परेशान थी। चंपा, तुझे क्या हो गया है? दिन भर लेटी रहती है और रात को कहां घूमती है? मां पूछती, पर चंपा बस सिर झुका लेती। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी चंपा का खून देखकर आनंद महसूस करना। एक दिन जब गांव में मुर्गा कटा तो चंपा छुपकर उसे देखने लगी। खून देखकर उसे घिन नहीं आई, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली मिली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और उसे लगा जैसे कोई प्यास बुझ रही हो। उसने अपने इस बदले हुए व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया।
पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। नथनी अभी भी उसकी नाक में थी। उसने उसे उतारने की कई बार कोशिश की थी, पर हर बार उसे एक अजीब सी ठंडी सिहरन महसूस होती और वो नथनी को अपनी नाक से अलग नहीं कर पाती। ऐसा लगता था जैसे नथनी उसकी त्वचा का ही हिस्सा बन गई हो। गांव में अचानक एक लड़की लापता हो गई। उसका नाम रश्मि था और वो चंपा के घर के पास ही रहती थी। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग रश्मि को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद गांव के बाहर जंगल में रश्मि का फटा हुआ दुपट्टा मिला। उस पर खून के धब्बे थे। गांव वाले डर गए। जरूर कोई जंगली जानवर होगा, गांव के मुखिया ने कहा। पर चंपा को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे ये सब उसके ही अंदर की किसी चीज से जुड़ा हो। रात को चंपा अपनी छत पर बैठी तारों को देख रही थी। चांदनी रात थी। उसकी आंखें अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वो अब पहले जैसी चंपा नहीं है। उसके अंदर कुछ बदल गया है जो उसे एक अलग दिशा में खींच रहा है। उसे भूख लगने लगी थी, पर यह भूख खाने की नहीं थी। यह किसी और चीज की भूख थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन गांव में और अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ जानवरों की लाशें मिली जिनके शरीर से खून गायब था। गांव के लोग अब डरने लगे थे। कहीं गांव में कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? एक बुजुर्ग औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। चंपा ये सब सुनती और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। उसे पता था कि यह सब किससे जुड़ा है, पर वो किसी को कुछ बताती नहीं थी। उसका मन अब गांव में कम लगता था। उसे अब रात का इंतजार रहता था। रात के अंधेरे में उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती थी जो उसे दूर दूर तक ले जा सकती थी। उसे लगने लगा था कि अब वो सिर्फ चंपा नहीं है, वो कुछ और बन चुकी है। और यह बदलाव उसे अंदर तक खुश कर रहा था, भले ही वो डरावना था। गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। रश्मि के लापता होने और जानवरों की लाशें मिलने के बाद लोग अपने घरों में दुबक कर रहने लगे थे। ऐसे में गांव के पुराने पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी, जो गांव के सबसे ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे, गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उनकी पहचान उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और उनकी आंखों की तेज चमक से होती थी। पंडित जी ने गांव वालों की बातें सुनी और फिर अपनी पोथियों को खंगालने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है। यह कोई आम जानवर का काम नहीं है। गांव वाले और ज्यादा डर गए। पंडित जी ने गांव में घूमना शुरू किया। हर घर को देखने लगे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। एक दिन पंडित जी चंपा के घर के सामने से गुजरे। चंपा उस वक्त आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही पंडित जी की नजर चंपा पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे चंपा की ओर कदम बढ़ाए, जैसे किसी भयानक चीज को देख लिया हो। ये क्या है? पंडित जी ने धीमी कांपती आवाज में कहा। चंपा ने डरकर अपनी नथनी को छुपाने की कोशिश की, पर पंडित जी की नजर पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। ये नथनी कहां से मिली तुझे बेटी? पंडित जी ने पूछा। उनकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। चंपा ने डरते डरते दादी की अलमारी का किस्सा सुनाया। पंडित जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें आसमान की ओर उठ गईं। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, यह नथनी, यह कोई साधारण नथनी नहीं है बेटी, यह अभिशप्त है। पंडित जी ने बताया कि यह नथनी सैकड़ों साल पहले की राजकुमारी विशाली की थी। विशाली, जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। पंडित जी ने गहरी सांस ली। उसे एक तांत्रिक से प्रेम हो गया था। तांत्रिक ने अपने काले जादू से विशाली को अपने वश में कर लिया था। जब विशाली को तांत्रिक की असलियत पता चली तो उसने बहुत पछतावा किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंडित जी ने आगे बताया, तांत्रिक ने विशाली पर ऐसा जादू किया था कि वो धीरे धीरे एक पिशाचिनी में बदलने लगी। उसे इंसानी खून की प्यास लगने लगी और वो धूप से डरने लगी। जब विशाली पूरी तरह पिशाचिनी बन गई तो उसने अपनी इस नथनी को अपने लहू से अभिशप्त कर दिया। उसने कसम खाई कि जो भी इस नथनी को पहनेगा वो उसी की तरह एक पिशाचिनी बन जाएगा और उसी प्यास से तड़पेगा जिससे वो खुद तड़प रही थी।
विशाली ने अपनी आत्मा को उस नथनी में कैद कर लिया था। चंपा डर से कांपने लगी। पंडित जी की बात सुनकर उसे अपने अंदर हो रहे बदलावों का मतलब समझ में आया। उसकी आंखें क्यों चमकती थीं, उसे खून देखकर क्यों अच्छा लगता था, और वो धूप से क्यों चिढ़ने लगी थी। सब कुछ साफ हो गया। तो मैं भी पिशाचिनी बन गई हूं? चंपा ने डरते हुए पूछा। पंडित जी ने दुख भरी आंखों से चंपा की ओर देखा। बेटी, तुम अभी पूरी तरह नहीं बदली हो, पर यह नथनी तुम्हें पूरी तरह बदल देगी। तुम्हें इसे उतारना होगा, नहीं तो तुम अपनी इंसानियत खो दोगी। पंडित जी ने चेतावनी दी। उनकी आवाज में गंभीरता थी। यह नथनी तुम्हें उस अंधेरे में खींच ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम्हें इसे जल्द से जल्द उतारना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चंपा ने नथनी की ओर देखा। वो अब उसे एक सुंदर गहना नहीं, बल्कि एक खौफनाक शाप लगने लगी थी। पंडित जी की बातें सुनकर चंपा का मन अशांत हो गया था। उसे अब हर पल उस नथनी से डर लगने लगा था, जो कभी उसे इतनी सुंदर लगी थी। रात को भी उसे नींद नहीं आती थी। उसे अब बस एक ही चीज का ख्याल आता था, राजकुमारी विशाली। पंडित जी ने उसे बताया था कि गांव के पास ही एक पुरानी धर्मशाला में एक रहस्यमयी किताब रखी है, जिसमें राजकुमारी विशाली का पूरा किस्सा लिखा है। चंपा ने फैसला किया कि वो उस किताब को पढ़ेगी, ताकि उसे पता चले कि विशाली के साथ क्या हुआ था और वो खुद को कैसे बचा सकती है। अगली सुबह चंपा धीरे से धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला पुरानी और टूटी फूटी थी, और उसमें शायद ही कोई आता जाता था। एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें धूल से ढकी कुछ किताबें रखी थीं। चंपा ने उन्हें खंगालना शुरू किया, और आखिर में उसे एक मोटी पुरानी किताब मिली, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसकी स्याही हल्की हो चुकी थी। चंपा ने धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसे राजकुमारी विशाली की कहानी समझ में आने लगी। विशाली कनकपुर राज्य की राजकुमारी थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन एक तांत्रिक, जिसका नाम कालिया था, कनकपुर आया। कालिया ने अपनी मंत्र शक्ति से विशाली को मोहित कर लिया। विशाली कालिया के प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने परिवार और राज्य को भी भुला दिया। कालिया उसे अपने साथ एक घने जंगल में ले गया, जहां उसने अपने काले जादू से उसे एक पिशाचिनी में बदल दिया। विशाली को जब अपनी असलियत पता चली, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कालिया से भागने की कोशिश की, पर कालिया ने उसे अपनी शक्तियों से जकड़ लिया। एक रात विशाली कालिया के चंगुल से बच निकली। वो दौड़ती हुई अपने राज्य की ओर भागी, पर उसे पता था कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसे इंसानी खून की प्यास लगने लगी थी, और उसका शरीर धूप से जलने लगा था। उसने अपने आप को एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे छुपा लिया, और वहीं उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने मरने से पहले अपनी नथनी को अपने रक्त से अभिशप्त किया, और कसम खाई कि जो भी इसे पहनेगा, उसे भी उसी दर्द से गुजरना होगा जिससे वो गुजरी थी। विशाली की आत्मा उस नथनी में समा गई थी, और वो इंतजार कर रही थी कि कब कोई और उसे पहने, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। किताब में यह भी लिखा था कि विशाली की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी नथनी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाए जहां उसने अपनी जान दी थी। चंपा ने किताब बंद की। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे विशाली की आत्मा उसके कानों में फुसफुसा रही हो। तो मैं उसकी अगली शिकार हूं, चंपा ने सोचा। उसे पता था कि अब उसे कुछ करना होगा, नहीं तो वो पूरी तरह से एक पिशाचिनी बन जाएगी। उसे अपनी इंसानियत को बचाना था और विशाली की आत्मा को भी शांति दिलानी थी। पर यह सब कैसे होगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब चंपा पूरी तरह से बदल चुकी थी। नथनी ने उसे इतना जकड़ लिया था कि वो अपने अंदर की इंसानियत को लगभग भूल चुकी थी। उसकी आंखें रात में लाल दहकने लगी थीं और उसे इंसानी खून की भयानक प्यास लगने लगी थी। गांव में रोज कोई ना कोई लापता हो रहा था और गांव वाले अब दहशत में जी रहे थे। एक रात चांदनी आसमान में चमक रही थी। चंपा अपने बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली थीं। उसे भूख महसूस हो रही थी, एक ऐसी भूख जो उसे अंदर तक जला रही थी।
वो उठी और धीरे से घर से बाहर निकली। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा मजबूत और फुर्तीला हो गया था। वो हवा में तेजी से दौड़ सकती थी और उसकी आवाज अब एक भयानक चीख में बदल चुकी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सब लोग अपने घरों में बंद थे। चंपा एक घर के पास रुकी जहां उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गई और अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। चंपा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका मन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। नहीं चंपा, यह गलत है, तुम ऐसी नहीं हो। पर नथनी की शक्ति उसे खींच रही थी। उसने धीरे से खिड़की खोली और अंदर घुस गई। जैसे ही वो अंदर गई, बूढ़े आदमी की आंख खुल गई। उसने चंपा को देखा और डर से चीखने लगा। चंपा एक झटके में उस पर झपट पड़ी, पर तभी उसके अंदर की चंपा जागी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, अपने दोस्तों की हंसी याद आई। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो, उसे रोक रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, चंपा ने अपने आप से कहा। उसने अपने आप को पीछे खींचा और बूढ़ा आदमी डर से कांपता रहा। चंपा वहां से भाग निकली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अंदर से इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? नथनी उसे पूरी तरह से अपने वश में क्यों नहीं कर पा रही है? वो जंगल की ओर भागी जहां पीपल का पेड़ था। वहां जाकर वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो अपने आप से कह रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा दो हिस्सों में बट गई हो। एक हिस्सा चंपा का था जो इंसान थी, और दूसरा हिस्सा पिशाचिनी का था जो उसे अंधेरे की ओर खींच रहा था। उसे याद आई पंडित जी की बातें कि नथनी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाना होगा जहां विशाली ने अपनी जान दी थी। यही एक रास्ता है, उसने सोचा। मुझे अपनी आत्मा को बचाना होगा। पर नथनी इतनी गहराई तक उसकी नाक में घुस चुकी थी कि उसे उतारना मुश्किल था। उसे पता था कि उसे एक भयानक दर्द से गुजरना होगा, पर यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। सूरज उगने में अभी देर थी। चंपा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने आप को मजबूत किया। उसे अपनी इस लड़ाई को जीतना था। चंपा की दोस्त बेला, जो बचपन से उसकी सहेली थी, चंपा के बदले हुए व्यवहार से बहुत परेशान थी। उसने कई बार चंपा से बात करने की कोशिश की थी, पर चंपा उससे दूर भागती थी। जब पंडित जी ने बेला को चंपा की सच्चाई बताई तो बेला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली एक पिशाचिनी बन गई है। हमें चंपा को बचाना होगा, पंडित जी ने बेला से कहा। यह नथनी उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगल रही है। हमें इसे उसकी नाक से हटाना होगा। बेला ने पंडित जी से पूछा, पर कैसे? वो अब इतनी ताकतवर हो गई है। पंडित जी ने बताया कि जब चंपा खुद से लड़ने की कोशिश कर रही होगी तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ेगी। उसी वक्त हमें उस पर हमला करना होगा। और तुम, बेला, चंपा की सबसे अच्छी दोस्त हो। वो तुम पर शायद ही हमला करेगी। एक रात जब चंपा अपने अंदर की पिशाचिनी से लड़ रही थी और पीपल के पेड़ के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी, तो पंडित जी और बेला वहां पहुंचे। पंडित जी के हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं और बेला के हाथ में एक मोटा रस्सा था। चंपा ने उन्हें देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं, पर अगले ही पल उसके अंदर की चंपा ने उसे रोक लिया। भागो यहां से, चंपा ने चीख कर कहा। उसकी आवाज में दर्द था। पंडित जी और बेला डर गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चंपा, ये हम हैं, तुम्हें बचाना है, बेला ने कहा और धीरे धीरे चंपा के पास जाने लगी। चंपा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम मुझे छूना मत। लेकिन बेला ने उसकी बात नहीं मानी। वो चंपा के पास गई और उसे कसकर पकड़ लिया। चंपा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर बेला ने उसे जाने नहीं दिया। पंडित जी ने तुरंत जड़ी बूटियों का धुआं किया, जिससे चंपा का शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगा। जल्दी करो बेला, पंडित जी ने कहा। बेला ने अपने पूरे बल से चंपा को पकड़ा और पंडित जी ने नथनी को हटाने की कोशिश की। नथनी चंपा की नाक में इतनी गहराई तक घुस चुकी थी कि वो त्वचा का हिस्सा बन गई थी। जैसे ही पंडित जी ने उसे खींचा,
चंपा दर्द से चीख उठी और उसकी नाक से खून की धारें बहने लगीं। नथनी ने जैसे उसे जकड़ रखा था। खून की धारें इतनी तेज थीं कि पंडित जी और बेला डर गए। छोड़ दो मुझे, चंपा दर्द से चिल्ला रही थी। नथनी को खींचते ही चंपा का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। एक पल के लिए पंडित जी और बेला को लगा कि चंपा अब उन्हें छोड़ेगी नहीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बेला ने अपनी पूरी ताकत से चंपा को पकड़े रखा और पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर नथनी को खींचना जारी रखा। उन्हें पता था कि अगर वे सफल नहीं हुए तो चंपा हमेशा के लिए खो जाएगी। नथनी को हटाने की कोशिश में चंपा दर्द से कराह रही थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। बेला और पंडित जी अपनी पूरी जान लगाकर नथनी को खींच रहे थे, पर वो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। चंपा के अंदर की पिशाचिनी शक्ति भी पूरी ताकत से उन पर पलटवार कर रही थी। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थीं कि जैसे उनमें आग लगी हो। छोड़ दो मुझे, चंपा ने एक भयानक आवाज में चीखा। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि बेला और पंडित जी एक पल के लिए पीछे हट गए। नथनी अभी भी उसकी नाक में फंसी थी और अब ऐसा लग रहा था कि वो कभी नहीं निकलेगी। पर तभी चंपा को एक बात याद आई। किताब में लिखा था कि विशाली की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी नथनी को उसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाएगा जहां उसने अपनी जान दी थी। चंपा ने अपनी आखिरी बची हुई इंसानियत को जगाया। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है और उसे यह जीतनी होगी। रुको, चंपा ने अचानक कहा। उसकी आवाज अब दर्द में थी, पर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे उस पेड़ से बांध दो। उसने उस विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया जहां विशाली ने अपनी जान दी थी। पंडित जी और बेला हैरान रह गए। क्या? बेला ने पूछा। मुझे बांध दो, चंपा ने दोहराया। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। यही एकमात्र तरीका है। सूरज निकलने वाला है, मुझे जलाना होगा। पंडित जी ने समझ लिया। चंपा अपनी आत्मा को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। बेला की आंखों में आंसू आ गए, पर उसे पता था कि चंपा सही कह रही है। उन्होंने मिलकर चंपा को उस पीपल के पेड़ से मजबूती से बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी अपराधी को बांधा जाता है। नथनी अभी भी उसकी नाक में थी। आसमान में पूरब की ओर हल्की लाली छाने लगी थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती पर पड़ने लगीं। चंपा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे दर्द हो रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण चंपा के शरीर पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी। एक तेज धुआं उठा और उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगी। नथनी उसकी नाक में ही थी और वो भी सूरज की गर्मी से पिघलने लगी। नहीं, बेला ने चीखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित जी ने बेला को पकड़ लिया। उसे जाने दो बेला, उसे मुक्ति मिल रही है। कुछ ही पलों में चंपा का शरीर पूरी तरह से भस्म हो गया और वो राख बन गई। नथनी भी उसी के साथ जलकर राख हो गई। हवा ने उस राख को उड़ा दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पंडित जी और बेला वहां खड़े इस दुखद अंत को देख रहे थे। चंपा ने अपनी जान देकर अपनी आत्मा को बचाया था और विशाली की आत्मा को भी शांति मिली थी। कुछ साल बाद एक बड़े शहर में, जहां तेजी से भागती जिंदगी थी, एक युवा फैशन डिजाइनर जिसका नाम रिया था, अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। वो पुरानी चीजों की शौकीन थी और अक्सर एंटीक ज्वेलरी ढूंढती रहती थी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी पर सुंदर नथनी पर पड़ी। नथनी का डिजाइन बहुत पुराना था और बीच में एक गहरा लाल नग जड़ा था। वो नथनी उसे बहुत पसंद आई। ये तो बिल्कुल यूनिक है, रिया ने सोचा, और उसने उसे तुरंत ऑर्डर कर दिया। और कुछ दिन बाद तो दोस्तों, ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप इसका अगला भाग सुनना चाहेंगे? तो जल्दी से हमारे सफर के हमसफर बने। सब्सक्राइब बटन दबाकर